हेलो टू ऑल। तो कैसे हो आप सब? यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की जो क्लास है वो है मैराथन क्लास, जो कि प्रॉपरली डेडिकेटेड है जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका एम CRE का बिटवीन 22 to 24 दिसंबर। उस एग्ज़ाम के लिए ये डेडिकेटेड क्लास है आप सबके लिए। आई होप क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। जितने भी MCQs होंगे इस क्लास में 101 MCQs की क्लास है ये, जो कि हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से करें, ठीक है, स्पीड में करें, बट स्पीड मेंटेन रखेंगे, लेकिन उसी के साथ एक्सप्लेनेशन भी कंटिन्यू रखेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि विद इन 5 सेकेंड अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसका रीज़न है बिकॉज एक्सप्लेनेशन इज़ मच नीडेड। हो सकता है कि वो बाकी के 3 ऑप्शन में से कुछ क्वेश्चन बन के आ जाए एग्जाम में, तो बिल्कुल हम एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, ये जो क्लास है वो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करनी है बिकॉज इट इज़ प्रॉपरली डेडिकेटेड टू योर अपकमिंग एग्ज़ाम। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, तो वो एस्पायरेंट्स का कोर्स ले सकता है, जिसके अंदर आपको सारे एग्ज़ाम के टेस्ट पेपर, MCQs, PDF, टॉपिक वाइज कंटेंट, 15,000 प्लस 1-लाइनर सॉल्यूशन, चैट डाउट सपोर्ट, ये सब अवेलेबल होगा। ठीक है, और जो इसका एडवांटेज है वो क्या है कि ये फर्स्ट 7 डेज बिल्कुल फ्री रहने वाला है कोर्स आपके लिए। उसके बाद जो प्राइस है वो भी कितनी रहेगी, 399, और उस पर भी अगर आप कोड लगाते हो रेडिएशन तो आपको 5% ऑफ मिलने वाला है। एक और जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो इसकी प्राइस है 399, वो टिल 31 दिसंबर तक ही रहने वाली है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जल्दी से कोर्स को बाय कर ले, बिकॉज आफ्टर दैट द कोर्स प्राइस विल बी इंक्रीज बाय 100 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा कोर्स प्राइस, 499। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी मैराथन क्लास को। हमारी फर्स्ट मैराथन क्लास है ये इस चैनल पे, जो कि एम CRE 4 के लिए हमने डेडिकेटेड करी है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एक्सरेज इन एन एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब के अंदर जो प्राइमरी सोर्स है एक्सरे का वो क्या है, कैथोड फिलामेंट, एनोड टारगेट, ग्लास एनवलप या ट्रांसफार्मर। इस क्लास के अंदर जितने भी MCQs है वो बिल्कुल मिक्स्ड MCQs है। मतलब आई ट्राइड कि मैं हर एक टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस ला सकूँ इस मैराथन क्लास में, ठीक है, और जो कि आपके लिए अच्छी खासी यूज़फुल रहे। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जो एक्सरे ट्यूब के अंदर प्राइमरी सोर्स क्या है एक्सरेज का, जहाँ से एक्सरेज का प्रोडक्शन हो रहा है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एक्सरेज। तो पहला ऑप्शन है कैथोड फिलामेंट, एनोड टारगेट, ग्लास एनवलप या फिर ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक्सरे ट्यूब के अंदर कैथोड से तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, कैथोड से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और ये क्या पूछ रहा है हमें, प्राइमरी सोर्स ऑफ एक्सरेज। अगर ये हमसे पूछता प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड। ठीक है, कैथोड फिलामेंट जब हीट होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिसको हम थर्मोनिक इमिशन प्रोसीजर बोलते हैं। तो कैथोड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एक्सरे ट्यूब, नॉट एक्सरेज। नेक्स्ट है एनोड टारगेट। तो बिल्कुल एनोड टारगेट, वाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं टारगेट के साथ। इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक किया टारगेट को, एनोड एक्ट एज टारगेट। टारगेट किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का, बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 3370 डिग्री सेल्सियस एंड एटॉमिक नंबर दैट इज 74। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन टारगेट इंटरेक्शन यही हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और टारगेट का इंटरेक्शन कहाँ हो रहा है, एनोड टारगेट पे। और जब ये इंटरेक्शन होगा तभी तो हमारे पास क्या होगा, एक्सरेज का प्रोडक्शन। तो जो प्राइमरी सोर्स है एक्सरेज का एक्सरे ट्यूब के अंदर वो क्या है, एनोड टारगेट। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ग्लास एनवलप। ग्लास एनवलप क्या करता है, वैक्यूम मेंटेन करता है। ठीक है, वैक्यूम मेंटेन करता है, ना कि एक्सरे प्रोडक्शन में इसका कोई रोल है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, सिर्फ वोल्टेज और करंट। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये पूरा, वोल्टेज और करंट सप्लाई से। गॉट इट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक्सरेज का प्राइमरी सोर्स एनोड टारगेट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन टारगेट इंटरेक्शन अकर्स हियर, तो एक्सरे जो है यही बनते हैं। ठीक है, व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टारगेट, एक्सरेज आर प्रोड्यूस। मतलब 99% हीट निकलेगी और 1% एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हील अफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट इन, हील अफेक्ट्स मोर प्रोमिनेंट होंगे किस में, जब सोर्स टू इमेज डिस्टेंस शॉर्ट रहेगा, जब सोर्स टू इमेज डिस्टेंस लॉन्ग होगा, लार्ज एनोड एंगल या स्मॉल एनोड एंगल। तो अगर हम बात करें हील अफेक्ट की, हील अफेक्ट होता है क्योंकि एनोड के अंदर से निकलते वक्त एक्सरेज का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि जो स्मॉल एनोड एंगल होगा, स्मॉल एनोड एंगल होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और जो हील अफेक्ट है वो ज़्यादा होगा। बेसिकली वन लाइन में अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको क्या याद रखना है कि जो हील अफेक्ट है, कि जो हील अफेक्ट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एनोड एंगल के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एनोड एंगल के। तो स्मॉलर एनोड एंगल देन हील अफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट। एसआईडी की अगर मैं बात करूं तो सोर्स टू इमेज डिस्टेंस का डायरेक्ट कोई अफेक्ट ही नहीं है, हील डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है हील अफेक्ट से। लार्ज एनोड एंगल तो क्या करता है, हील अफेक्ट को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इन रेडियोग्राफी केवीपी मेनली कंट्रोल्स, रेडियोग्राफी के अंदर केवीपी इनमें से कौन सी इमेज क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है, डेंसिटी, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस या फिर नॉइस। तो अगर मैं बात करूँ केवीपी की, तो केवीपी क्या कर रहा है, मेनली पेनिट्रेटिंग पावर कंट्रोल कर रहा है, पेनिट्रेटिंग पावर और क्वालिटी ये कंट्रोल कर रहा है केवीपी फैक्टर। तो क्या करता है केवीपी, कॉन्ट्रास्ट को अफेक्ट करता है, ठीक है। इन रेडियोग्राफी पे केवीपी मेनली कंट्रोल्स और द प्राइमरी फैक्टर इज कॉन्ट्रास्ट। क्या होता है कि भाई अगर केवीपी लो है, अगर लो केवीपी है तो कॉन्ट्रास्ट कैसा रहेगा, हाई। हाई कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब हो गया, हाई कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब हो गया, ब्लैक एंड वाइट इमेज, ब्लैक एंड वाइट इमेज। बात करूँ अगर मैं हाई केवीपी की, तो हाई केवीपी का मतलब क्या हो गया, लो कॉन्ट्रास्ट। लो कॉन्ट्रास्ट मतलब हम देखते ग्रे स्केल इमेज हमें मिलेगी। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, केवीपी मेनली अफेक्ट्स कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट इज अ प्राइमरी फैक्टर विच इज अफेक्टेड बाय केवीपी। डेंसिटी में की बात करूँ तो ये मेनली एमएस से कंट्रोल होगी। शार्पनेस की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अफेक्टेड बाय फोकल स्पॉट एंड ऑप्टिकल इमेज डिस्टेंस। नॉइज जो है वो डोज से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम एज डायरेक्टली अफेक्ट, तो हमने पहले क्वेश्चन में ही देख लिया एम एज डायरेक्टली किसको अफेक्ट कर रहा है, एम ए एस। एम ए एस क्या होता है, एम ए इंटू एस। ये क्या, एम ए इंटू एस या एम ए मिली एम्पेयर इंटू टाइम। ये एक्सरे फोटोन्स की क्वांटिटी कंट्रोल करता है, क्वांटिटी कंट्रोल करेगा इमेज की ब्लैकनेस या फिर डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनवर्स स्क्वायर लॉ इज रिलेटेड टू। इनवर्स स्क्वायर लॉ किससे रिलेट करता है, बात करूँ अगर मैं इनवर्स स्क्वायर लॉ की, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है कि अगर आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो एक्सपोजर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक्सपोजर क्या हो जाएगा, 1/4, मतलब इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो किस पे डिपेंड करेगा, इज रिलेटेड टू डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड रेशो इज, ग्रिड रेशो का क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले ग्रिड क्या होता है, जो क्या करेगा, स्कैटर रेडिएशन रिमूव करता है, ठीक है। स्कैटर रेडिएशन रिमूव करता है, इसी के साथ क्या करता है, पेशेंट डोज को बढ़ाता है। स्कैटर रेडिएशन तो रिमूव करेगा लेकिन पेशेंट के डोज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ग्रिड रेशो का फॉर्मूला पूछ रहा है, ग्रिड रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाइट ऑफ लेड, ठीक है, हाइट ऑफ लेड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिप। तो क्या हो जाएगा, मतलब लेड स्ट्रिप की हाइट अपॉन में डिस्टेंस जो है स्ट्रिप्स के बीच में वो, एंड जो डिस्टेंस होगा स्ट्रिप के बीच में वो किससे फिल्ड होता है, बाय एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ग्रिड रेशो का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ लेड h/d, हाइट हियर h इज हाइट ऑफ लेड एंड d इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रिप्स। और हाइयर ग्रिड रेशो है, इफ ग्रिड रेशो इज हायर देन बेटर स्कैटर रिमूवल, and higher patient dose, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ग्रिड हैज़ लीस्ट ग्रिड कट ऑफ। इनमें कौन से टाइप की ग्रिड की भी अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ ग्रिड होती है, ठीक है। तो बोला कौन से टाइप की ग्रिड है जिसका लीस्ट ग्रिड कट ऑफ होगा,
तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ग्रिड कट ऑफ होता क्या है। तो ग्रिड कट ऑफ क्या होता है, अनवांटेड एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज, ठीक है। अनवांटेड एब्जॉर्प्शन मतलब अनचाहा एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है एक्सरेज का, डेट इज ग्रिड कट ऑफ। तो अनवांटेड एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कम कौन से टाइप की ग्रिड में होगा, पैरेलल फोकस, क्लोज्ड या फिर सूडो फोकस। तो अगर हम इसमें देखें जो फोकस ग्रिड है, फोकस्ड ग्रिड का जो सोर्स टू इमेज फोकस ग्रिड सोर्स टू इमेज डिस्टेंस के हिसाब से एंगल की होती है, इसलिए इसके अंदर जो बीम अलाइनमेंट है वो परफेक्ट होगा। बीम अलाइनमेंट परफेक्ट होगा तो जो ग्रिड कट ऑफ है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी आर यूजेज विच डिटेक्टर, सी आर कंप्यूटेड रेडियोग्राफी कौन से टाइप का डिटेक्टर यूज़ कर रहा है, CCD चार्ज कपल डिवाइस, फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स, इमेजिंग प्लेट या फिर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। सो CR सिस्टम कंप्यूटेड रेडियोग्राफी यूज्ड इन इमेजिंग प्लेट टू कैप्चर द एक्सरे डेटा, ठीक है। इमेजिंग प्लेट को यूज़ करता है ये एक्सरे डेटा को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। जो IP जो हम टिपिकली यूज़ करते हैं CR के अंदर, इट कंटेन्स अ PSP दैट मीन्स फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फर प्लेट, फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फर, जो क्या करती है, लेटेंट इमेज को स्टोर करती है जब तक कि वो CR रीडर में रीड नहीं होगी, ठीक है। अदर ऑप्शंस पे अगर मैं देखूँ तो जो फ्लैट पैनल CCD और जो TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है आर जनरली एसोसिएटेड विद डिजिटल रेडियोग्राफी दैट इज DR सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है DR डिटेक्टर इज मेड ऑफ, DR डिटेक्टर किसके बने हुए होते हैं, सेलेनियम, सीजियम आयोडाइड, गैडोलिनियम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें DR डिटेक्टर की तो इसमें तीनों ही होते हैं। देखो कैसे, सेलेनियम जो होता है अमॉर्फस सेलेनियम विच इज़ यूज एज अ फोटो कंडक्टर मटेरियल इन डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी, ये किस में यूज़ होता है, डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर। सीजियम आयोडाइड की अगर मैं बात करूँ तो ये यूज़ होता है एज अ सेंटिलेटर मटेरियल इन इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी, इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी। गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ ऑल्सो कॉमनली यूज एज अ सेंटिलेटर इन इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी। सेलेनियम कैसे यूज़ होता है, एज अमॉर्फस सेलेनियम, और जो गैडोलिनियम है वो कैसे यूज़ होगा, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कुछ सेलेनियम डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डिजिटल एंड इनडायरेक्ट डिजिटल। तो सेलेनियम हो रहा है डायरेक्ट डिजिटल में और सीजियम आयोडाइड और गैडोलिनियम यूज़ हो रहे हैं इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलारा प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, अलारा प्रिंसिपल किससे को रिलेट करती है, इमेज की क्वालिटी से, पेशेंट की पोजीशनिंग से, रेडिएशन सेफ्टी या फिर फिल्म प्रोसेसिंग। तो अगर मैं बात करूँ अलारा के प्रिंसिपल की, दैट इज़ एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, इसका पूरा नाम होता है। इट कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन सेफ्टी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड द अलारा प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, तो तीन हो जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड डोज लिमिट। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या आ जाता है, अलारा, ठीक है, कि जितनी कम से कम डोज हो सके वो देनी है हमें पेशेंट को। इसके अलावा होते हैं मेथड्स ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन कौन कौन से हो जाते हैं, टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग, ये कौन से हो जाते हैं हमारे मेथड्स ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, ठीक है। तो क्या रेडिएशन प्रोटेक्शन दैट मीन्स रेडिएशन सेफ्टी, तो इट इज़ रिलेटेड टू रेडिएशन सेफ्टी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर C। अब भाई कई क्वेश्चन में क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन हो जाता है और हमें ऑप्शंस टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग होते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे आपको वही टिक करना है। लेकिन बेसिकली जब हम बोलते हैं तो ये तो मेथड्स में आते हैं और ये प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अफेक्टिव डोज यूनिट, अफेक्टिव डोज की यूनिट क्या होती है, तो अफेक्टिव डोज की यूनिट क्या होती है, ग्रे रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज दैट इज़ रेड, साइवर्ट, कुलॉम पर kg। तो अगर मैं बात करूँ अफेक्टिव डोज की, ठीक है, दो टाइप की डोज हो जाती है, एक हो जाती है अफेक्टिव डोज एंड सेकेंड वन इज इक्विवेलेंट डोज। दोनों की ही यूनिट क्या है, साइवर्ट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर C। डिफरेंस क्या हो जाता है, अफेक्टिव डोज तो क्या हो जाती है, होल बॉडी डोज, ठीक है,
होल बॉडी डोज, और इक्विवेलेंट डोज हो जाती है पर्टिकुलर किसी टिश्यू की डोज, जैसे कि रेटाइना की कितनी है, ठीक है, पर्टिकुलर किसी पार्ट की डोज, दैट इज इक्विवेलेंट डोज। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, अफेक्टिव डोज की यूनिट साइवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कॉलिमेशन रिड्यूसेस, कॉलिमेशन क्या रिड्यूस करेगा, कॉन्ट्रास्ट, स्कैटर रेडिएशन, शार्पनेस या मैग्निफिकेशन। तो कॉलिमेशन, कॉलिमेशन क्या हो जाता है, जो कि क्या कर रहा है, बीम को कॉलिमेट कर रहा है, मतलब कॉलिमेट करके जो कॉलिमेट कर रहा है वो, जिससे कि जितना हमें चाहिए, जितनी हमें एक्सरेज चाहिए टारगेट को कवर करने के लिए उतनी ही आ पाए। तो कॉलिमेशन रिड्यूसेस स्कैटर रेडिएशन, ठीक है, जो अनयूजुअल रेडिएशन लगती सराउंडिंग पे उससे बचा रहा है पर्सनल्स को भी और पेशेंट को भी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कॉलिमेशन रिड्यूसेस स्कैटर रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच फैक्टर इम्प्रूव्स स्पैचुअल रिजोल्यूशन, कौन सा फैक्टर है जो कि स्पैचुअल रिजोल्यूशन को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो भाई स्पैचुअल रिजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल फोकल स्पॉट जो है, स्मॉल फोकल स्पॉट क्या करेगा, देखो स्मॉल फोकल स्पॉट क्या करेगा, ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस को कम कर देगा, ठीक है, ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस को कम करेगा। जब ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस कम होगा तो इमेज क्या हो जाएगी, शार्प हो जाएगी, इमेज शार्प हो जाएगी, मतलब क्या हो रहा है, स्पैचुअल रिजोल्यूशन क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल फोकल स्पॉट, स्पैचुअल रिजोल्यूशन क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एनोड हील अफेक्ट कॉजेज, एनोड हील अफेक्ट क्या करता है, यूनिफॉर्म एक्सपोजर, मोर एक्सपोजर ऑन एनोड साइड, मोर एक्सपोजर ऑन कैथोड साइड या नो एक्सपोजर, ठीक है। एनोड हील अफेक्ट, एनोड हील अफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि एनोड साइड पर एक्सरेज क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। अब एनोड साइड पर एक्सरेज एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कैथोड साइड पे क्या हो जाएगी, और जो कैथोड साइड पे एक्सरे की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मोर एक्सपोजर ऑन कैथोड साइड, कैथोड साइड पे मोर एक्सपोजर है तो थिक पार्ट हम कैथोड साइड पे रखेंगे और थिन पार्ट पेशेंट का एनोड साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन इज, फिल्ट्रेशन का पर्पस क्या है, इंक्रीज एक्सपोजर, रिमूव लो एनर्जी फोटोन्स, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट या रिड्यूस सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन का क्या पर्पस होता है कि ये लो एनर्जी फोटोन्स को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, लो एनर्जी फोटोन्स को रिमूव कर देते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और फिल्ट्रेशन को जो हम मेज़र करेंगे वो किस में करते हैं, HVL, हाफ वैल्यू लेयर में। और जनरल रेडियोग्राफी के अंदर जो फिल्टर्स हैं वो मेनली हम किसके यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम के। वैसे दो टाइप के फिल्ट्रेशन हो जाते हैं, इनहेरेंट और एडेड फिल्ट्रेशन। इनहेरेंट जो मशीन के साथ आ रहे हैं, और एडेड फिल्ट्रेशन जो हम ऐड कर रहे हैं इन द पाथ ऑफ द बीम, जो किसके बने हुए होते हैं, एल्यूमिनियम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बेस्ट व्यू टू शो मैक्सिलरी साइनसेस, मैक्सिलरी साइनसेस जो कि 4 मैक्सिलरी साइनस होती है, तो बोल रहा है कि उन मैक्सिलरी साइनस के लिए बेस्ट व्यू कौन सा है, कार्डवेल, वाटर्स, टाउन व्यू या फिर सबमेंटो वर्टेक्स व्यू। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, वाटर्स व्यू। वाटर्स व्यू के अंदर, वाटर्स व्यू जो है उसको हम किसके लिए करते हैं, मैक्सिलरी साइनस देखने के लिए। क्या होता है वाटर्स व्यू में, चिन को एलिवेट करेंगे, मैक्सिलरी साइनस क्लियर और पेट्रस रीजेस नीचे शिफ्ट हो जाएंगे और हमें इसमें मैक्सिलरी साइनस कैसे दिखेंगे, क्लियर दिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैक्सिलरी साइनस नहीं, जो साइनस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, उसमें से एक क्या है, मैक्सिलरी साइनस, है ना। और मैक्सिलरी साइनस को सबसे अच्छा हमें कौन से व्यू में दिखाई देगा, वाटर्स व्यू में। लैटरल व्यू ऑफ स्कल डेमोन्स्ट्रेट, स्कल के लैटरल व्यू में हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, सेला टर्सिका या फेशियल बोन। तो लैटरल स्कल का मेन पर्पस होता है पिट्यूटरी फोसा देखना, ठीक है। ये जो मैंने एक वीडियो बनाई थी शायद उसमें बताया था, अच्छे से याद तो नहीं है, अभी देख लेते हैं वरना। लैटरल व्यू ऑफ स्कल जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा, इवेल्युएट करेगा पिट्यूटरी फोसा, दैट इज सेला टर्सिका, ठीक है। कहाँ है ये, सेला टर्सिका। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन माउथ व्यू शोज, ओपन माउथ, ठीक है, ओपन माउथ व्यू हमें ओपन माउथ व्यू के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, एटलस एक्सिस, C3 C7 क्लाइवियस या फिर मैंडिबल। तो ओपन माउथ व्यू जिसको हम क्या बोल देंगे, ओडोंटॉइड व्यू,
ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं C1 C2 क्या हो जाते हैं एटलस एक्सिस। ठीक है, मतलब सर्वाइकल 1 सर्वाइकल 2 को देखने के लिए C1 C2 व्यू को हम क्या बोल देते हैं ओडोंटॉइड व्यू, जो क्या होता है ओपन माउथ व्यू, जिसके अंदर C1 C2 डेट मीन्स एटलस एक्सिस। ठीक है, C1 C2 आर्टिकुलेशन देखते हैं ओडोंटॉइड व्यू के अंदर हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट व्यू फॉर स्केफॉइड बोन, बेस्ट व्यू फॉर स्केफॉइड फ्रैक्चर। स्केफॉइड फ्रैक्चर मतलब वही कि भाई स्केफॉइड बोन हमें कौन से व्यू में सबसे ज़्यादा अच्छे से दिखेगी। तो स्केफॉइड क्या है, स्केफॉइड क्या है, कार्पल बोन है। कार्पल बोन दैट मीन्स रिस्ट बोन कितनी होती है, रिस्ट बोन 8 होती है। ठीक है, 4 तो प्रॉक्सिमल और 4 डिस्टल। प्रॉक्सिमल कौन कौन सी हो जाती है, SLTP मतलब स्केफॉइड ल्यूनेट ट्राइक्यूट्रम पिसिफॉर्म। ठीक है, TTCH ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड कैपिटेट हेमिट, है ना, सुनने पे ध्यान देना, लिखा नहीं है ना, देखिए SLTP अपॉन TTCH ये होता है। प्रॉक्सिमल वाली डिस्टल वाली ये करके 8 कार्पल बोन है। तो इसमें से जो स्केफॉइड है, स्केफॉइड फ्रैक्चर जिस रिस्ट की इसी बोन में फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, तब भी रिस्ट फ्रैक्चर हुआ है। तो स्केफॉइड फ्रैक्चर को देखने के लिए बेस्ट व्यू कौन सा होता है, अल्नर डेविएशन व्यू। ठीक है, अल्नार डेविएशन व्यू, अल्नार डेविएशन में स्केफॉइड इलोंगेट होता है तो फ्रैक्चर लाइन क्लियर दिखती है। ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से जब हम इसी को पोजीशन देते हैं कि इसके अंदर जो हमें स्केफॉइड है वो इलोंगेटेड दिखता है, इलोंगेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP शोल्डर बेस्ट शोज। शोल्डर का AP व्यू, शोल्डर के AP व्यू के अंदर हमें क्या अच्छे से दिखाई देगा, ग्लिनॉइड कैविटी, एक्रोक्लेविकुलर जॉइंट, स्कैपुला या फिर ह्यूमरल हेड। तो AP शोल्डर, शोल्डर का AP व्यू का मेन एम क्या होता है, ह्यूमरल हेड। ठीक है, AP मतलब शोल्डर का जो AP व्यू है उसका मेन एम क्या होता है, ह्यूमरल हेड। ठीक है, ह्यूमरल हेड का अलाइनमेंट ऑफ फ्रैक्चर इवेल्युएट करना होता है। ह्यूमरल हेड का मेन एम क्या है, ह्यूमरल हेड का अलाइनमेंट और फ्रैक्चर इवेल्युएट करना, अलाइनमेंट एंड फ्रैक्चर्स इवेल्युएट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, वाई व्यू इज़ यूज फॉर। वाई व्यू हम किसके लिए यूज़ करते हैं, क्लैविकल, शोल्डर डिसलोकेशन, एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट या स्टर्नम। तो वाई व्यू इज़ यूज फॉर शोल्डर डिसलोकेशन। वाई व्यू को हम क्या बोल देते हैं, स्कैपुलर वाई व्यू। इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके अंदर इस व्यू के अंदर जो स्कैपुला है स्कैपुला हमें वाई शेप में दिखती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्कैपुलर वाई व्यू। वाई शेप में होती है। नॉर्मल केस में ह्यूमरल हेड वाई का सेंटर में होता है। अगर हेड एंटीरियर या पोस्टीरियर शिफ्ट हो तो डिसलोकेशन कंफर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वाई व्यू कंफर्म, शोल्डर डिसलोकेशन। स्काईलाइन व्यू डेमोन्स्ट्रेट। स्काईलाइन व्यू किसके लिए होता है, जिसने वो पोजिशनिंग वाली वीडियो देखी थी उसको पता होगा। ठीक है, स्काईलाइन व्यू डेमोन्स्ट्रेट टिबिया, फीमर, पटेला या फिब्यूला। तो स्काईलाइन व्यू राइट टेंजेंशियल सनराइज व्यू से पटेलो फीमोरल जॉइंट और पटेला क्लियरली दिखता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटरल नी शोज। नी के लेटरल व्यू में हमें क्या अच्छे से दिखाई देगा, जॉइंट स्पेस, पटेला, टीबियर प्लेच्यू या फिर मेनिस्कस। तो अगर मैं बात करूँ लेटरल नी व्यू के, पटेला की प्रोफाइल हमें इसमें अच्छे से दिखाई देती है। ठीक है, पटेला प्रोफाइल हमें अच्छे से दिखाई देगी लेटरल न्यू के अंदर। मेनिस्कस सॉफ्ट टिश्यू है, ये एक्सरे में दिखता ही नहीं है। मॉर्टिस व्यू हम किसके लिए कर रहे हैं, ये भी अपने वीडियो में डिस्कस किया था। मॉर्टिस व्यू में एंकल को इंटरनली रोटेट करते हैं, एंकल के लिए करते हैं ये। मॉर्टिस व्यू के अंदर हम क्या करते हैं, एंकल को इंटरनली रोटेट करते हैं। कितना इंटरनली रोटेट करते हैं वैसे, 25 to 30 डिग्री एंकल को क्या करेंगे, इंटरनली रोटेट किया जाता है, जिससे कि जो टीबियो टेलर, ठीक है, जिससे कि जो टीबियो टेलर जॉइंट है वो हमें यूनिफॉर्मली अच्छे से दिखे, यही लिख रही हूँ मैं ना, जिससे कि वो हमें अच्छे से दिखे। ठीक है, तो इट इज़ यूज फॉर एंकल फ्रैक्चर्स एंड लिगामेंट इंजरी। कब हम मॉर्टिस व्यू प्रेफर करते हैं, एंकल के फ्रैक्चर्स
या फिर कुछ एंकल में लिगामेंट इंजरी हुई है तो हम ये व्यू प्रेफर करते हैं एंकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉग लेग व्यू इज़ फॉर। जो फ्रॉग लेग व्यू है वो किस लिए होता है? नी, हिप, एंकल, फीमर, शाफ्ट। तो जो फ्रॉग लेग व्यू है वो किसके लिए होता है? फ्रॉग लेग लेटरल व्यू में हिप जॉइंट के लिए होता है, ठीक है, हिप जॉइंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीए चेस्ट इज टेकन इन। चेस्ट का पीए व्यू हम सुपाइन में लेंगे, एक्सपायरेशन में लेंगे, इंस्पायरेशन में लेंगे या ऑब्लिक में? तो हम जो चेस्ट का पीए व्यू लेंगे वो इंस्पायरेशन में लेंगे। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि लंग्स अगर हम इंस्पायरेटरी फेज में लेंगे तो लंग्स कैसे हमें फुली एक्सपेंडेड दिखाई देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, लंग्स फुली एक्सपेंडेड हो गए तो जो मैक्सिमम लंग फील्ड है वो हमें विजुअलाइज होगा, ठीक है, मैक्सिमम लंग्स फील्ड विजिबल। इसके अलावा जो डायफ्राम है वो भी नीचे हो गया तो हमें बिल्कुल जो मैक्सिमम लंग फील्ड है वो हमें दिखाई देगा, डायफ्राम नीचे हो जाएगा, ठीक है। एक्सपायरेशन व्यू हम सिर्फ स्पेशल केसेस के अंदर करते हैं जैसे कि न्यूमोथोरैक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्डियक साइज इज बेस्ट असेस्ड ऑन। कार्डियक साइज हमें कौन से एक्सरे में दिखाई देगी? एपी चेस्ट, पीए चेस्ट, लेटरल चेस्ट या फिर ऑब्लिक चेस्ट, ठीक है। तो कार्डियक साइज हमें बेस्ट असेस्ड होगी पीए चेस्ट के अंदर, पीए व्यू, चेस्ट के पीए व्यू के अंदर। कार्डियो जैसे कि कार्डियोमिगेली होता है, मतलब वही कार्डियक साइज से रिलेटेड जो डिजीज़ है कार्डियोमिगेली, उसके अंदर भी मतलब जो हार्ट का साइज है वो बड़ा है क्या, ये हमें पीए चेस्ट व्यू में दिख सकता है। भाई क्यों पीए में दिखेगा? पीए व्यू में हार्ट डिटेक्टर के पास होता है, ठीक है। पीए व्यू में जो हार्ट है वो डिटेक्टर के पास है तो इसमें हमें ट्रू साइज मिलेगा। एपी व्यू के अंदर हार्ट क्या हो जाता है? मैग्नीफाइड। हार्ट कैसा दिखाई देता है हमें? मैग्नीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम स्वैलो इवेल्युएट। बेरियम स्वैलो इनमें से कौन से पार्ट के इवेल्युएशन के लिए हम बेरियम स्वैलो प्रेफर करेंगे? स्टमक, ड्यूडेनम, ईसोफेगस या फिर कोलोन। तो अगर मैं बात करूँ बेरियम स्वैलो की तो बेरियम स्वैलो इवेल्युएट ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस के स्ट्रक्चर, ट्यूमर, मोर्टेलिटी डिसऑर्डर, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, इन सब के लिए हम क्या प्रेफर करते हैं? बेरियम स्वैलो। बात करेंगे स्टमक की तो स्टमक के लिए हम बेरियम मील फॉलो थ्रू, ड्यूडेनम, बेरियम मील फॉलो थ्रू या स्मॉल बॉवल एनेमा। कोलोन के लिए हो जाएगा हमारा बेरियम एनेमा, ठीक है। बेरियम इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चंस वाली वीडियो अलग से अपलोडेड है, आप वो भी देख लीजिएगा एक बार। आरजीयू वैसे यूरिन आईवीपी, आरजीयू, एमसीयू, पीसीएन, इस पर भी एक वीडियो एमसीक्यूज की अपलोडेड है, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिक्स क्वेश्चन है तो सारे टॉपिक्स इसमें तो है ही। आरजीयू इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। जो रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी है वो इनमें से कौन सी कंडीशन में हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करेंगे? पहला ऑप्शन है यूटीआई, दूसरा है हेमेट्यूरा, तीसरा है यूरेथ्रल इंजरी या फिर कैलकुलस। तो देखो आरजीयू में कॉन्ट्रास्ट यूरेथ्रा में डाला जाता है, तो अगर देखो आरजीयू के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट है वो हम डायरेक्ट कहाँ पे डालते हैं? यूरेथ्रल मीएटस, यूरेथ्रल ओपनिंग में, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट हमने यूरेथ्रा में डाला तो अगर इफ़ यूरेथ्रल इंजरी है पेशेंट को, अगर पेशेंट को यूरेथ्रल इंजरी है तो क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट एक्स्ट्रावेसेशन हो सकता है जो क्या हो जाएगा? डेंजरस, तो जो यूरेथ्रल इंजरी है या फिर सस्पेक्टेड यूरेथ्रल इंजरी भी है देन आरजीयू शुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड या फिर इट इज़ एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन दिस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईवीपी कॉन्ट्रास्ट इज एक्सक्रीटेड बाय। आईवीपी के अंदर जो हम कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं? वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, दैट इज आयोहेक्सोल। तो आयोहेक्सोल यूज़ करते हैं अब हम मेनली। तो आईवीपी कॉन्ट्रास्ट इज एक्सक्रीटेड बाय लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन या लंग्स, ठीक है। तो बिल्कुल किडनी, एक्सक्रीशन का काम ही किसका है? किडनी का। आईवीपी में आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि ब्लड में जाता है, किडनीज फिल्टर करती है, यूरिनरी ट्रैक्ट में विजुअलाइज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीयू इज़ यूज टू डायग्नोस। एमसीयू दैट इज मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, ये कौन सी कंडीशन को देखने के लिए हम यूज़ करेंगे? स्टोन, हाइड्रोनेफ्रोसिस, वेसिकोयूरेट्रिक रिफ्लेक्स या फिर ट्यूमर। तो एमसीयू में ब्लैडर को कॉन्ट्रास्ट से फिल करके एमसीयू में हम क्या कर रहे हैं? जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको हमने कॉन्ट्रास्ट फिल कर दिया, ठीक है।
फिल करके, और फिर हमने पेशेंट को बोला वॉइड करने को, यूरिन करने को उसके, और ड्यूरिंग यूरिनेशन हम क्या लेंगे, इमेजेस लेंगे। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो ब्लैडर से यूरेटर में जो यूरिन का बैक फ्लो होगा, जो रिवर्स फ्लो होगा यूरिन का, वो हमें अच्छे से दिखाई देगा, और इसी कंडीशन बैक फ्लो डिटेक्ट होगा, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेसिको यूरेटरिक रिफ्लेक्स। तो इट इज़ बेस्ट MCU is used to diagnose VUR, that is vesico-ureteric reflex. ठीक है, स्टोन जो है सिटी UHG वगैरह में ही दिख जाएगा हमें, हाइड्रोनेफ्रोसिस भी UHG IVP में, और ट्यूमर के लिए भी हम MCU प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट व्यू फॉर सैक्रम बोन का जो बेस्ट व्यू है वो कौन सा है, AP, लैटरल, फर्ग्यूसन और ऑब्लिक। तो जो फर्ग्यूसन व्यू है, ठीक है, बेस्ट व्यू है सैक्रम का, मैंने जो अलग से वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था। ठीक है, फर्ग्यूसन व्यू जो है वो बेस्ट व्यू है सैक्रम के लिए। क्या होता है फर्ग्यूसन व्यू, AP सैक्रम व्यू है। ठीक है, ट्रू AP एक्सियल सैक्रम व्यू। क्या होता है इस व्यू के अंदर, क्यों है ये बेस्ट, कोई रीज़न तो होगा, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि ये सैक्रम को सिम्फाइसिस प्यूबिस से, आई होप कि मैं इसे बीच बीच में नॉर्मल लैंग्वेज लिख रही हूँ तो आपको इशू नहीं आ रहा होगा। इफ़ यू ऑल वांट, मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश भी लिख दूँगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट वो जो नॉर्मल मैसेज वाली लैंग्वेज है वही मैं लिखती जा रही हूँ। ठीक है, जिससे कि बेस्ट आउटपुट हो और ज़्यादा टाइम भी ना लगे, और मैराथन क्लास में हम पूरे क्वेश्चंस कम टाइम में कवर कर सकें। ठीक है, तो AP एक्सियल सैक्रम व्यू, दैट इज़ फर्ग्यूसन व्यू। वाई इट इज़ बेस्ट व्यू, क्योंकि ये सैक्रम को सिम्फाइसिस प्यूबिस से फ्री करके मतलब विदाउट सुपर इम्पोजिशन हमें कैसा दिखाएगा, क्लियर दिखाता है। ठीक है, ये रीज़न है कि इसको बेस्ट व्यू मानते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉब एंगल मेजर्स। कॉब एंगल क्या मेजर करता है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कॉलियोसिस या फिर फ्रैक्चर। तो कॉब एंगल जो है स्पाइनल कर्वेचर मेजर करता है, स्पाइनल कर्वेचर का मेजरमेंट करेगा, और ये ठीक है, और ये स्कॉलियोसिस की सीवियरिटी बताता है, किसकी, स्कॉलियोसिस की सीवियरिटी, कि भाई इसके अंदर जो स्पाइनल कर्वेचर है वो कितना हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C। अगर अच्छा ये भी देखो, अगर मोर देन 10 डिग्री कॉब्स एंगल है ना, अगर मोर देन 10 डिग्री कॉब एंगल है तब वो क्या हो जाता है, स्कॉलियोसिस है, मतलब पेशेंट को, और फिर एंगल के अकॉर्डिंग हम उसकी सीवियरिटी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेज़ल बोन फ्रैक्चर इज़ बेस्ट सीन इन। नेज़ल बोन फ्रैक्चर हमें कौन से व्यू के अंदर सबसे बेस्ट दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है लैटरल व्यू, दूसरा है AP व्यू, वाटर्स व्यू और टाउन व्यू। तो नेज़ल बोन थिन होती है, लैटरल व्यू में फ्रैक्चर लाइन बेस्ट दिखती है, तो देख नेज़ल बोन के लिए हम हमेशा लैटरल व्यू ही लेते हैं, राइट लैटरल लेफ्ट लैटरल दोनों ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट प्रोजेक्शन फॉर टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट के लिए बेस्ट व्यू कौन सा रहेगा, टाउन व्यू, सबमेंटो वर्टेक्स व्यू, ट्रांसक्रेनियल व्यू या फिर वाटर्स व्यू। तो अगर मैं बात करूँ टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट की, ठीक है, तो जो टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट है उसके लिए बेस्ट प्रोजेक्शन, बेस्ट व्यू कौन सा हो जाता है, ट्रांसक्रेनियल व्यू। ट्रांसक्रेनियल प्रोजेक्शन कौन से हो गए, ट्रांसक्रेनियल प्रोजेक्शन इट्स लाइक शूलर मेथड। ठीक है, इसके अंदर हमें बेस्ट जनरल प्रोजेक्शन है ये टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट को इवेल्युएट करने के लिए। टाउन्स व्यू की अगर मैं बात करूँ, टाउन्स व्यू या फिर जो AP एक्सियल प्रोजेक्शन है, इट इज़ प्राइमरीली यूज टू विजुअलाइज ऑसिपिटल बोन एंड फोरामेन मैग्नम। सबमेंटो वर्टेक्स व्यू की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ यूज टू विजुअलाइज बेस ऑफ स्कल, sphenoid sinuses and zygomatic arcs. ठीक है, वाटर्स व्यू का हमने देखा ही था, मैक्सिलरी साइनसेस के लिए बेस्ट व्यू है ये। तो जो ट्रांसक्रेनियल व्यू है, ठीक है, जो ट्रांसक्रेनियल व्यू है जैसे कि हो गया शूलर मेथड हो जाता है, एक लॉ मेथड,
है ना, ये यही है। तो ये टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट के असेसमेंट के लिए बेस्ट प्रोजेक्शन रहता है, बेस्ट व्यू रहता है। ठीक है, इसके अंदर ट्रांसक्रेनियल व्यू में जो टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट मूवमेंट है, ओपन एंड क्लोज माउथ, ये बहुत ही अच्छे से इवेल्युएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिटी नंबर इज़ मेजर्ड इन। सिटी नंबर हम किस में मेज़र करते हैं, कौन सी यूनिट में, ग्रे, हॉर्न्सफील्ड यूनिट, टेस्ला या फिर डेसिबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिटी नंबर इज़ मेजर्ड इन। बिल्कुल, सिटी नंबर में क्या होता है, टिश्यू के एटेन्यूएशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इट इज़ मेजर्ड इन हॉर्न्सफील्ड यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर है सिटी नंबर, वाटर का सिटी नंबर कितना है, तो बिल्कुल 0। विंडो विथ कंट्रोल, विंडो विथ क्या कंट्रोल कर रहा है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, नॉइज़ या फिर रिजोल्यूशन। तो विंडो विथ क्या कंट्रोल करता है, विंडो विथ कंट्रोल्स कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, विंडो लेवल, विंडो लेवल तो कंट्रोल करेगा ब्राइटनेस, और विंडो विथ क्या कंट्रोल करता है, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, अच्छा, और नैरो विंडो विथ है, अगर विंडो विथ नैरो है तो हाई कॉन्ट्रास्ट, और अगर वाइड विंडो विथ है, ठीक है, अगर वाइड विंडो विथ है तो लो कॉन्ट्रास्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विंडो लेवल कंट्रोल्स। तो मैंने पहले ही बता दिया, विंडो लेवल इमेज की ओवरऑल ब्राइटनेस डिसाइड करेगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्पाइरल सिटी यूजेस। स्पाइरल सिटी क्या यूज़ कर रहा है, स्टेप एंड शूट डिलीवरी, कंटिन्यूस रोटेशन, मैनुअल एक्सपोजर या फिर स्टैटिक टेबल। बात करूँ मैं स्पाइरल सिटी की, जो कि 6th जनरेशन सिटी है। स्पाइरल सिटी के अंदर क्या होता है, जो ट्यूब है वो कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, ट्यूब कंटिन्यूसली मूव करती है। स्पाइरल सिटी को हम हेलिकल सिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, 6th जनरेशन में ये आई थी हमारे पास, और ये क्या होती है, कंटिन्यूस रोटेशन मूव करेगी, स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी आ जाती है इसके अंदर। मतलब क्या होता है कि जो अब गैनिट्री है वो कंटिन्यूसली मूव कर सकती है स्लिप टेक्नोलॉजी के दौरान। मतलब जो गैनिट्री पहले रुक रही थी वो अब नहीं रुकने की ज़रूरत, उसमें कुछ ब्रशेस लग गई है स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी का, अब वो कंटिन्यूस रोटेशन कर सकती है। तो स्पाइरल सिटी यूजेस कंटिन्यूस रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमआरआई वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एमआरआई कौन से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, तो एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस या गामा रेज। तो एमआरआई के अंदर क्या यूज़ करते हैं हम, एमआरआई के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्लस रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई एक्साइट होते हैं। ठीक है, और जब ये रिलैक्स होंगे, एक्साइट होने के बाद जब ये रिलैक्स होंगे तब ये क्या करेंगे, सिग्नल इमिट करेंगे, और इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एनएमआर, दैट इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई। एक्स रेज तो भाई आयनाइजिंग रेडिएशन है, ये जो कि एमआरआई में नहीं होती है। अल्ट्रासाउंड तो अलग इमेजिंग मॉडलिटी है, वो इसका प्रिंसिपल पे कोई डिपेंड नहीं करती, ना ही गामा रेज। ठीक है, तो क्या हो गया, एमआरआई वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एमएनएमआर, दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, गॉस, टेस्ला, बोथ या फिर नन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, बोथ। ठीक है, गॉस और टेस्ला दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। एक टेस्ला में कितने गोज होते हैं, 10,000 गोज। ठीक है, 1 टेस्ला 10,000 गोस। तो जो एमआरआई मैग्नेट होती है वो यूजुअली कितनी होती है, 1.5 और 3 टेस्ला की यूज़ करते हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो हम 1.5 टेस्ला की एमआरआई मशीन यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, T1 वेटेड इमेज शोज फैट एज। T1 वेटेड इमेज के अंदर जो हमें फैट है वो कैसे दिखाई देगा, तो T1 वेटेड इमेज के अंदर हमें जो फैट है वो तो ब्राइट दिखाई देगा, है ना, और जो फ्लूइड है वो डार्क दिखाई देगा। फ्लूइड कैसा दिखाई देगा, डार्क। और जो T1 वेटेड इमेज है वो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एनाटॉमिकल डिटेल। तो T1 वेटेड इमेज शोज फैट एज ब्राइट, और T2 क्या करता है, T2 अपोजिट कर देगा, फैट को डार्क और फ्लूइड को ब्राइट दिखाएगा, और वो पैथोलॉजिकल डिटेल के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है, T2 वेटेड इमेजेस शोज फ्लूइड एज। तो मैंने वही बता दिया था अपोजिट, T2 वेटेड इमेजेस के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लूइड तो हमें दिखाई देगा ब्राइट, और फैट हमें दिखाई देगा डार्क। और ये किसके लिए होता है यूज़फुल,
पैथोलॉजिकल डिटेल्स के लिए, पैथोलॉजिकल डिटेल्स के इवैल्यूएशन के लिए। और डिटेल तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, T2 वेटेड इमेजेस शोज फ्लूइड एज ब्राइट, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, MRI कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर जो MRI है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, पेसमेकर, टाइटेनियम इम्प्लांट, प्लास्टिक इम्प्लांट या फिर ग्लास। तो बिल्कुल पेसमेकर। पेसमेकर मैग्नेटिक फील्ड से फंक्शन कर सकता है, तो इट इज़ एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। लेकिन जो आजकल, ठीक है, अभी तक हम थ्योरेटिकल यही पढ़ते आ रहे हैं कि पेसमेकर इज़ एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, लेकिन अब आजकल MRI कंपैटिबल पेसमेकर्स भी अवेलेबल होने लग गए हैं, लेकिन वो कॉस्टली होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह वो यूज़ आ रहे हैं, लेकिन हाँ, नाउ इट इज़ अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्रेडियंट कॉइल्स आर यूजफुल फॉर, ठीक है, ग्रेडियंट कॉइल्स आर यूज फॉर, ग्रेडियंट कॉइल किस लिए यूजफुल होंगे, RF ट्रांसमिशन, स्लाइस सिलेक्शन, कूलिंग या फिर शील्डिंग। तो ग्रेडियंट कॉइल्स क्या होते हैं, ग्रेडियंट कॉइल्स मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन क्रिएट करेंगे, स्लाइस सिलेक्शन, फ्रीक्वेंसी एंड फेज एनकोडिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्लाइस सिलेक्शन। टाइप्स क्या हो जाते हैं ग्रेडियंट कॉइल्स के, XY Z कॉइल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉपलर यूएसजी मेजर, डॉपलर यूएसजी क्या मेजर करती है, तो डॉपलर यूएसजी क्या मेजर करेगी, वेलोसिटी, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, that is used to calculate blood flow velocity and direction, blood flow velocity and direction। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलियासिंग अकर्स ड्यू टू, एलियासिंग जो है वो किस वजह से होगा, हाई पल्स रिपीटेटिव फ्रिक्वेंसी, लो पल्स रिपीटेटिव फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी या लो गेन। तो एलियासिंग जो है जब PRF लो होगा, ठीक है, जब पल्स रिपीटेटिव फ्रिक्वेंसी कम होगी, तो जो डॉपलर सिग्नल है वो प्रॉपर्ली सैंपल नहीं हो पाएगा, जिस वजह से क्या आएगा, एलियासिंग आर्टिफैक्ट। तो ये किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू लो पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉस्टिक शेडो इज सीन बिहाइंड, जो अकॉस्टिक शेडो है वो हमें किसके पीछे दिखाई देगी, फ्लूइड, सिस्ट, बोन या फिर सॉफ्ट टिश्यू। तो अकॉस्टिक शेडो हमें दिखाई देगी बिहाइंड द बोन। कैसे भाई, जो बोन या फिर जो गैस है वो क्या कर रही है, साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब या फिर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, इस वजह से शेडो बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक शेडो, सोनोग्राफी यूएसजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोस्टीरियर एनहांसमेंट इज सीन इन, पोस्टीरियर एनहांसमेंट हमें किस में दिखाई देगा, स्टोन, बोन, सिस्ट या फिर गैस, ठीक है। अब जो फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है, फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर क्या करते हैं, फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, साउंड को ईजिली पास करेंगे, ठीक है, साउंड को ईजिली साउंड उनमें से पास हो जाएगा फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर में से, जिस वजह से ईजिली पास होगा, जिस वजह से पोस्टीरियर ब्राइटनेस इंक्रीज होती है, उसके पीछे की जो ब्राइटनेस हो, इसने पास करने दिया तो उसके पीछे की जो ब्राइटनेस है वो बढ़ गई, और उसको ही हम क्या बोल देते हैं पोस्टीरियर एनहांसमेंट, PE से इंडिकेट कर रही हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्ट, ठीक है। सिस्ट इज़ अ फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर, तो ये क्या करेगी, साउंड को इजीली पास कर देगी, इजीली पास करेगी तो उसके पीछे एक ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पोस्टीरियर एनहांसमेंट या फिर पोस्टीरियर अकॉस्टिक एनहांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रेडिएशन बैज मेजर्स, जो रेडिएशन बैज हम यूज़ करते हैं वो क्या मेज़र करता है, रेडिएशन बैज जैसे कि हो गए हमारा TLD बैज, फिल्म बैज विच इज़ अ टाइप ऑफ पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस। तो ये क्या मेज़र करता है, एब्जॉर्ब डोज, अफेक्टिव डोज, इक्विवेलेंट डोज या फिर एक्सपोजर। तो अगर मैं बात करूँ रेडिएशन मॉनिटरिंग बैजेस जैसे कि TLD हो गया, फिल्म बैज हो गया, ठीक है, तो ये जो रेडिएशन वर्कर काम कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर,
क्या मेज़र कर रहा है ये? ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, कि भाई जो रेडिएशन वर्कर है उनको कितना एक्सपोजर लगा है, उनको कितनी डोज लगी है। ये इसके मेजरमेंट के लिए हम पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसे थर्मोल्यूमिनेसेंस, डॉसीमीटर या फिल्म। तो इट मेजर्स ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये जो अफेक्टिव डोज वगैरह है, ये हम अफेक्टिव इक्विवेलेंट ये डायरेक्टली नहीं मेज़र कर सकते। इट रिक्वायर्ड वेटिंग फैक्टर्स, टिश्यू वेटिंग फैक्टर, रेडिएशन वेटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट है लेड एप्रॉन थिकनेस। लेड एप्रॉन की थिकनेस, तो अब भाई पूछ रहा है, सिर्फ इसने तो क्वेश्चन दे दिया लेड एप्रॉन थिकनेस, तो मतलब हमें क्या बतानी है? स्टैंडर्ड थिकनेस कौन सी यूज़ करते हैं हम डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में? भाई लेड एप्रॉन की थिकनेस तो 0.25 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, 1 भी हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड हम यूज़ करेंगे डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में, तो कितनी लेड एप्रॉन की थिकनेस हम स्टैंडर्डली यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर? तो 0.5 mm लेड इक्विवेलेंट, ठीक है, 0.5 mm लेड इक्विवेलेंट एप्रॉन यूज़ होता है, जो कि 90 to 99% स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो 0.25 भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ पार्शियल। स्टैंडर्ड और रिकमेंडेड कितना है? 0.5 mm। नेक्स्ट है मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन। तो इनमें से मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन कौन से हैं? लिवर, थायराइड, गॉनेट्स या किडनी? तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन कौन से हो जाएंगे? जिसके अंदर रैपिडली मतलब जो रेडिएशन है उसका असर बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाएगा और रैपिडली डिवाइड हो जाएंगे, तो जर्म सेल्स है, ठीक है। गोनेट्स में रैपिडली डिवाइडिंग जर्म सेल्स होते हैं, तो रेडिएशन से जेनेटिक डैमेज या रिस्क हो सकता है। तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन इनमें से कौन सा है? गोनेट्स में आ गए टेस्टिस एंड ओवरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेटर्मिनिस्टिक अफेक्ट्स है। डेटर्मिनिस्टिक अफेक्ट्स कौन से हैं? जिनकी कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, थ्रेशोल्ड डोज है, जेनेटिक अफेक्ट या रैंडम अफेक्ट। तो डेटर्मिनिस्टिक अफेक्ट तब होते हैं जब डोज एक लिमिट से ऊपर चली जाती है, दैट मीन्स इट हैव थ्रेशोल्ड डोज। और नो थ्रेशोल्ड कौन से हो जाते हैं? स्टोकास्टिक अफेक्ट, ठीक है, विच इंक्रीजेज विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ द डिजीज। और डेटर्मिनिस्टिक में क्या हो जाता है? इट इंक्रीज डेटर्मिनिस्टिक अफेक्ट के क्या हो जाता है? सीवियरिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जब एक लिमिट से ऊपर चला जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड डोज होती है, और फिर डेटर्मिनिस्टिक अफेक्ट होता है, जैसे स्किन एरिथमा हो गया, कैटरेक्ट हो गया, रेडिएशन बर्न हो गया। इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटर्मिनिस्टिक अफेक्ट्स। नेक्स्ट है स्टोकास्टिक अफेक्ट्स आर डोज डिपेंडेंट, थ्रेशोल्ड बेस्ड, प्रोबेबिलिटी बेस्ड या नन। मैंने ऊपर ही बता दिया। स्टोकास्टिक अफेक्ट क्या हो जाते हैं? दिस हैव नो थ्रेशोल्ड बट इट इज़ प्रोबेबिलिटी बेस्ड, है ना। डोज के बढ़ने पर प्रोबेबिलिटी बढ़ती है स्टोकास्टिक अफेक्ट के होने की, और सीवियरिटी बढ़ती है डेटर्मिनिस्टिक में। इसमें हो जाता है एग्जाम्पल कैंसर हो गए, जेनेटिक म्यूटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेफ डोज लिमिट फॉर रेडिएशन वर्कर पर ईयर इज। रेडिएशन वर्कर के लिए पर ईयर कितनी डोज लिमिट सेफ है? तो कितनी है डोज लिमिट सेफ? 1 मिलीसाइवर्ट, 2 मिलीसाइवर्ट, 20 मिलीसाइवर्ट या 50 मिलीसाइवर्ट। तो हमारे को जब कुछ भी नहीं हमें कुछ भी जब मेंशन नहीं किया है ना, तो हम इंडियन है, तो हम इंडिया के अंदर कौन सा बोर्ड लागू होता है इसके लिए? AERB। और AERB के अकॉर्डिंग 20 मिलीसाइवर्ट, ठीक है, 20 मिलीसाइवर्ट पर ईयर, एवरेज ओवर 5 consecutive ईयर्स, एवरेज ओवर 5 consecutive ईयर्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 20 मिलीसाइवर्ट और 30 मिलीसाइवर्ट इन एनी सिंगल ईयर। ICRP के अकॉर्डिंग भी इतनी ही है, लेकिन NCRP के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, ये तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन एंड प्रोटेक्शन, ये इंडिया का एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटर बोर्ड, और NCRP नेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन एंड प्रोटेक्शन, इसके अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए? सिंगल मतलब एक साल में 50 मिलीसाइवर्ट पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ वैल्यू लेयर इंडिकेट। हाफ वैल्यू लेयर क्या इंडिकेट करती है? बीम क्वालिटी, बीम क्वांटिटी, एक्सपोजर टाइम या सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। तो भाई हाफ वैल्यू लेयर बताता है कि बीम की पेनिट्रेटिंग पावर बताता है, दैट मीन्स बीम क्वालिटी, ठीक है। हाफ वैल्यू लेयर इंडिकेट्स बीम क्वालिटी। HVL अगर ज़्यादा है, अगर HVL ज़्यादा है तो बीम हार्डर है, ठीक है, मतलब बीम ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा एनर्जी वाली है, एंड देन बेटर क्वालिटी। मतलब HVL इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूए इन रेडियोलॉजी इंश्योर्स, रेडियोलॉजी के अंदर जो हम क्वालिटेटिव एश्योरेंस कर रहे हैं उसका वो क्या इंश्योर करता है, हाई डोज लो इमेज क्वालिटी, कंसिस्टेंट इमेज क्वालिटी या फिर हाई नॉइस। तो बिल्कुल ऑप्शन ही ऐसे हैं कि पता ही पड़ेगा। क्यूए हम किस लिए करते हैं, कंसिस्टेंट इमेज क्वालिटी, मतलब कि क्वालिटी एश्योरेंस का गोल क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस का गोल क्या होता है, कंसिस्टेंट इमेज क्वालिटी, कंसिस्टेंट इमेज क्वालिटी, मिनिमम पेशेंट डोज एंड इक्विपमेंट परफॉर्मेंस चेक, कि भाई जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो तो सही काम कर रहे हैं ना, इक्विपमेंट तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यूए के गोल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉग इन फिल्म कोज्ड बाय, फिल्म के अंदर जो फॉगिंग हो रही है उसका रीज़न क्या हो जाएगा, ओवर एक्सपोजर, लाइट लीक, लो केवीपी या फिर कॉलिमेशन। फॉग इन फिल्म मतलब ये जैसे डार्क रूम में हो गया, ठीक है, डार्क रूम में अगर सेफ लाइट फॉल्टी, मतलब सेफ लाइट अगर फॉल्टी हो, फॉल्टी का मतलब कि उसमें कुछ दिक्कत हो, तो या फिर डोर से लाइट आए तो फिल्म यूनिफॉर्मली डार्क हो जाती है ना, तो दैट इज़ फॉग, ठीक है। तो लाइट लीक की वजह से फिल्म के अंदर फॉगिंग किस वजह से हो सकती है, फॉग, फॉग इन फिल्म इज कॉज बाय लाइट लीक, ठीक है। लाइट लीक जैसे कि हम पढ़ते हैं भाई कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में हम पढ़ते हैं फिल्म फॉगिंग। तो क्या होता है, या तो सेफ लाइट गलत हो, सेफ लाइट फॉल्टी हो, गलत हो, ख़राब हो, सेफ लाइट फॉल्टी हो, या फिर डोर से लाइट आए, मतलब कि क्या हो गया, ठीक है, डोर से लाइट आ गई बाहर की तो फिल्म क्या हो जाएगी, फिल्म क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी और क्या हो जाएगी, फॉग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लाइट लीकेज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपर टेम्परेचर आइडियल, डेवलपर का आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए भाई। मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 5 स्टेप होते हैं, कौन कौन से, डेवलपिंग, रिंजिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग एंड ड्राइंग, ठीक है। डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर क्या करता है कि जो सिल्वर हैलाइड है रिड्यूसेस टू मेटेलिक सिल्वर, रिंजिंग क्या करेगा, एक्सेस डेवलपर को रिमूव कर देगा, डेवलपर अल्कलाइन होता है नेचर में, फिक्सिंग क्या होता है, फिक्सिंग क्या होता है एसिडिक, इसके अंदर क्या होता है स्टॉप बाथ जो विच कंटेन्स 1% एसिटिक एसिड, मेनली एसिटिक एसिड ही यूज़ होता है, 1%। जहाँ पे फिल्म अब न्यूट्रल हो गई उसके बाद फिक्सिंग में गई, फिक्सिंग क्या करेगा, रिमूव्स अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड, ये तो एक्सपोज सिल्वर हैलाइड के साथ डील करेगा और ये अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड को रिमूव कर देगा एंड हार्डन्स द इमेज, दैट मीन्स इमेज को परमानेंट कर देगा। उसके बाद वॉशिंग और ड्राइंग। ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग की जब मैं बात करूँगी तो उसके अंदर रिंजिंग वाला स्टेप हट जाएगा, क्यों, क्योंकि जो एक्सेस डेवलपर है उसको कौन स्क्वीज आउट कर देगा, और रोलर्स लगे हुए रहते हैं, रोलर्स स्क्वीज आउट द एक्सेस डेवलपर, ठीक है। तो डेवलपर के टेम्परेचर ये मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया है ना। तो आइडियल टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ डेवलपर का तो वो होता है 20 to 22 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, मान लो आइडियल से ज़्यादा हो गया, तो क्या हो जाता है ओवर डेवलपमेंट, ओवर डेवलपमेंट। और अगर टेम्परेचर कम है, आइडियल से कम है, तो क्या हो जाता है अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, बेरियम इनमें से कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। वैसे तो हम बेरियम के अलग से भी एमसीक्यूज कर चुके हैं एक क्लास के अंदर, लेकिन ये हम मिक्स क्वेश्चंस है तो इसमें भी करेंगे। तो बेरियम कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, तो इट इज़ एन इंडिकेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन या फिर कॉन्स्टिपेशन। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, बेरियम इज इंडिकेटेड इन, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं, बेरियम कौन सी कंडीशन में इंडिकेटेड है, तो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, इसकी ये क्या है, इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ बेरियम स्टडी, ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये तीनों ही हम
ये तीनों ही हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन में ले सकते हैं। अगर इसमें अगर फिर भी क्वेश्चन ये है, ठीक है, और जो परफोरेशन है वो क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाता है बेरियम का, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करवा दिया, बेरियम इज इंडिकेटेड इन, तो बेरियम इज इंडिकेटेड इन गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। बाकी ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन, कॉन्स्टिपेशन, तीनों ही केस में क्या हो जाएगा, तीनों ही केस में क्या हो जाता है, बेरियम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तब भी हम बेरियम स्टडी प्रेफर नहीं करेंगे, परफोरेशन के केस में तो करेंगे ही नहीं, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्शन में भी। बाकी ऑब्स्ट्रक्शन के केस में हम वाटर सॉल्युबल मतलब इनके केस में हम गैस्ट्रोग्राफिन वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो बेरियम इज इंडिकेटेड इन गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, यही बेरियम का क्या रहेगा, मेन इंडिकेशन। बाकी सारे ये क्या हो जाएंगे, बेरियम के कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉन्ट्रास्ट यूज इन सिटी, सिटी के अंदर कौन से टाइप का कॉन्ट्रास्ट यूज़ हो रहा है। तो मैं बात करूँ बेरियम की, तो बेरियम यूज़ हो रहा है, बेरियम सल्फेट यूज़ हो रहा है किसके अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्टडी के अंदर। आयोडीन, बिल्कुल आयोडीन किस में यूज़ हो रहा है, सिटी स्कैन के अंदर। गैडोलिनियम यूज़ हो रहा है एमआरआई के अंदर। और जो एयर है नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट, ये यूज़ हो रहा है जीआई के अंदर ही, डबल, जब हमें डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करनी है टू सी द म्यूकोजल, फॉर द फर्दर इवेल्यूएशन ऑफ म्यूकोजल डिटेल, ठीक है। म्यूकोजल डिटेल इवेल्यूएशन के लिए डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करेंगे, उसमें हम नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ करते हैं। तो एज ए नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट हम क्या यूज़ कर लेते हैं, एयर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। गैडोलिनियम इज़ यूज्ड इन, तो गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं। गैडोलिनियम क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, T1 रिलैक्सेशन टाइम को शॉर्ट कर देता है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, एनहांसमेंट होता है एमआरआई इमेज में। तो गैडोलिनियम इज़ यूज्ड इन एमआरआई एज अ कॉन्ट्रास्ट एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक्स स्टैंड फॉर, पैक्स का पूरा नाम क्या हो जाता है। तो पैक्स स्टैंड फॉर पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, विच इज़ अ लेस पेन पेपर मोड। इसमें इमेजेस स्टोर होगी, ट्रांसफ़र होगी और डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइकोम इज, डाइकोम क्या है, इमेज फॉर्मेट कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो डाइकोम रेडियोलॉजी इमेजेस को स्टोर प्लस ट्रांसफ़र प्लस कम्युनिकेट करने का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो इट इज़ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, ठीक है, डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन मोस्ट कॉमन, इनमें से सबसे मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन कौन सा है, एनाफाइलेक्सिस, नोजिया, रीनल फेलियर या कार्डियक अरेस्ट। तो जो कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन हो जाएगा मोस्ट कॉमन वो कौन सा है, नोजिया, वॉमिटिंग या फिर वार्म सेंसेशंस, ठीक है। और जो जैसे ये रीनल फेलियर, कार्डियक अरेस्ट एंड ये एनाफाइलेक्सिस, ये क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, सीवियर रिएक्शंस हैं जो कि बहुत रेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इमरजेंसी ड्रग फॉर कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन। कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन के लिए हम कौन सी इमरजेंसी ड्रग प्रेफर करेंगे, मतलब कॉन्ट्रास्ट देते वक्त हमें इमरजेंसी ड्रग रखनी ही होती है। तो कौन सा इमरजेंसी ड्रग यूज़ करते हैं हम कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन में, पैरासीटामोल, एड्रीनलिन, इंसुलिन या एस्पायरिन। तो बिल्कुल एड्रीनलिन। सीवियर कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन जैसे कि वही जो ऊपर ऑप्शन में थी हो गई एनाफाइलेक्सिस। तो अब इसमें ड्रग हम कौन सी चूज़ करेंगे, एड्रीनलिन और एपिनेफ्रिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बेस्ट मॉडलिटी फॉर सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यूज़ की वैल्यूएशन के लिए बेस्ट मॉडलिटी कौन सी हो जाएगी, तो एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू के बीच में हमें एक्सीलेंट कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन देती है। तो बेस्ट मॉडलिटी फॉर सॉफ्ट टिश्यू इज़ एमआरआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मॉडलिटी फॉर कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस के केस में कौन सी बेस्ट मॉडलिटी होगी, स्टोन को देखने के लिए बेस्ट मॉडलिटी। तो स्टोन की जो बेस्ट मॉडलिटी है वो सिटी स्कैन ही होगी। जो यूएसजी है वो तो भाई किसके लिए हो जाती है, गोल्ड ब्लैडर में कॉलीलिथियसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है यूएसजी। लेकिन कैलकुलस बोल रहा है या भाई कहीं भी हो, तो जो बेस्ट मॉडलिटी होती है ना कैलकुलस की वो होती है सिटी स्कैन, एनसीसिटी स्टोन्स को डिटेक्ट करने का गोल्ड स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पैट स्कैन यूजेस। पैट स्कैन क्या यूज़ कर रहा है, गामा रेज, पॉजिट्रॉन, एक्स रेज या फिर अल्फा रेज। तो पैट स्कैन
क्या होता है, पॉजिट्रॉन इमिटिंग टोमोग्राफी। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, पॉजिट्रॉन इमिटिंग रेडियो न्यूक्लाइड यूज़ होता है, तो पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का एनिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो पेट स्कैन यूजेस पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोस्कोपी गिव्स, फ्लोरोस्कोपी क्या देता है हमें, फ्लोरोस्कोपी गिव्स अस लाइव इमेजिंग और डायनामिक इमेजिंग। फ्लोरोस्कोपी रियल टाइम इमेजिंग दे रहा है, मतलब ऑर्गन्स के मूवमेंट भी हम देख सकते हैं। स्टैटिक इमेज तो एक्सरे ने दे दी, 3D इमेज सिटी MRI ने दे दी, क्रॉस सेक्शन भी सिटी MRI में मिल जाएगा। डायनामिक इमेज या फिर लाइव इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सियाम मेनली यूज्ड इन, सियाम हम मेनली कहाँ यूज़ करते हैं, ICU में, OT में, OPD या फिर वार्ड। तो सियाम फ्लोरोस्कोपी, सियाम जो है फ्लोरोस्कोपी इंट्रा ऑपरेटिव गाइडेंस के लिए होती है, जो कि हम मेनली किस में यूज़ करते हैं, OT के अंदर, ठीक है। ऑर्थो OT में यूज़ हो गई, यूरो OT में यूज़ हो गई, इन सब। और सियाम मेनली यूज्ड इन OT, ठीक है, एंजियोग्राफी के टाइम पे यूज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज इंटेंसीफायर कन्वर्ट। जो इमेज इंटेंसीफायर यूज़ कर रहे हैं हम फ्लोरोस्कोपी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, एक्सरे को लाइट में कन्वर्ट करेंगे, लाइट को एक्सरे में, साउंड को लाइट में, या लाइट को साउंड में। तो क्या करते हैं, देखो इमेज इंटेंसीफायर, आइए इसे रिप्रेजेंट करती हूँ। इमेज इंटेंसीफायर एक्सरे फोटोन्स को लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन सा पार्ट, इनपुट फॉस्फर क्या कर रहा है, एक्सरे को लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। फिर क्या होती है, लाइट क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गई। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं फोकस बाय फोकसिंग कब, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ब्राइट इमेज में हो गए, किसकी मदद से, यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट फॉस्फर। तो इमेज इंटेंसीफायर कन्वर्ट एक्स रेज टू लाइट। इमेज इंटेंसीफायर के भी पार्ट होते हैं, इनपुट फॉस्फर, आउटपुट फॉस्फर, फोकसिंग कर्व, तो वो सब मैंने बताया आपको। एक्सरे फोटोन से लाइट में इनपुट फॉस्फर की मदद से होता है, इमेज इंटेंसीफायर का ही पार्ट है। फिर ये जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स में, फिर इलेक्ट्रॉन फोकस हो जाते हैं फोकसिंग कर्व से, फिर वो ब्राइट इमेज में होते हैं आउटपुट फॉस्फर की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो इनपुट फॉस्फर है मेनली मेड अप ऑफ सीजियम आयोडाइड, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DR एडवांटेज, डिजिटल रेडियोग्राफी का एडवांटेज क्या है, स्लो है, हाई डोज है, इमीडिएट इमेज या फिल्म रिक्वायर्ड। तो देखो स्लो तो बिल्कुल नहीं है। DR एडवांटेज क्या है कि ये फास्ट इमेजिंग देता है, हाई डोज नहीं, इसमें पेशेंट को डोज कम लगती है, इमीडिएट इमेजिंग बिल्कुल हैंड टू हैंड हमें इमेज मिल जाती है, पेशेंट को टाइम नहीं ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, है ना, फिल्म के लिए। तो DR एडवांटेज क्या हो जाता है, इमीडिएट इमेज मिलेगी हमें इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीफिकेशन इंक्रीजेज विथ, मैग्नीफिकेशन कौन से फैक्टर को बढ़ाने से बढ़ेगा। तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस अपॉन सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। सिंस जो सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाता है, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और अगर हम OID इंक्रीज करेंगे, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे, तो मतलब कि जो इमेज है वो इतनी ही दूर है ना, जिससे कि मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर लॉन्ग OID, मैग्नीफिकेशन इंक्रीजेज विथ लॉन्ग ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। ऑब्जेक्ट डिटेक्टर से जितना दूर होगा हमें इमेज उतनी बड़ी दिखाई देगी, उतनी ज़्यादा मैग्नीफाइड दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्पनेस इम्प्रूव्स विथ, शार्पनेस किससे इम्प्रूव, कौन से फैक्टर से इम्प्रूव होगी, लार्ज फोकल स्पोर्ट, लॉन्ग ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, शॉर्ट ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, या फिर हाई MAS। तो अगर मैं बात करूँ शार्पनेस की, तो शार्पनेस इम्प्रूव्स विथ कौन से फैक्टर से इम्प्रूव होगी, सारे ऑप्शंस पे गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर A पे चलते हैं। देखो अगर फोकल स्पोर्ट लार्ज है, ठीक है, अगर लार्ज फोकल स्पोर्ट है तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस इंक्रीज हो जाएगी, पेन्यूम्ब्रा बढ़ेगा, ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जिससे कि जो शार्पनेस है वो क्या हो जाएगी,
रिड्यूस हो जाएगी। अनशार्पनेस बढ़ रही है तो मतलब शार्पनेस क्या हो रही है, कम हो रही है। लॉन्ग ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करेगा, अगर ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस लॉन्ग है तो अभी हमने देखा अगर ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैग्नीफिकेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैग्नीफिकेशन बढ़ा तो इट रिजल्ट इन अनशार्पनेस और रिड्यूस शार्पनेस। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है शार्पनेस इंप्रूव कैसे होगी, है ना। और हाई एमएस की अगर मैं बात करूँ तो इट प्राइमरली अफेक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एंड डेंसिटी और ब्राइटनेस, नॉट द ज्योमेट्रिक शार्पनेस। शॉर्ट ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल सही है। इमेज शार्पनेस जो होते हैं रेडियोग्राफी के अंदर वैसे तो सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, प्राइमरीली ज्योमेट्रिक फैक्टर। तो जो शॉर्ट ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस अगर हम रखेंगे तो मैग्नीफिकेशन क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। तो जब मैग्नीफिकेशन में यहाँ लॉन्ग ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस थी तो मैग्नीफिकेशन बढ़ रहा था तो अनशार्पनेस भी बढ़ रही थी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस शॉर्ट है तो जो मैग्नीफिकेशन है वो भी मिनिमाइज हो गया। अब मैग्नीफिकेशन मिनिमाइज हुआ तो ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस भी क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई, और जो शार्पनेस है वो इम्प्रूव हो गई, एंड दस इम्प्रूविंग द शार्पनेस ऑफ इमेजेस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर अपेयर्स। जो रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर है वो हमें कैसे दिखाई देंगे, तो अगर मैं बात करूँ रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर्स की तो वो कौन से हो जाते हैं, जैसे कि हो गए हमारे बोन, मेटल, ये सारे कैसे होते हैं, रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर्स ही होते हैं। क्या करते हैं ये क्या करते हैं, एक्सरेज को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एक्सरेज को खुद क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब ये एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमें कैसे दिखाई देते हैं, वाइट। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियोल्यूसेंट अपेयर। रेडियोल्यूसेंट कैसे अपेयर होते हैं भाई, वो तो उसने तो क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। रेडियोल्यूसेंट क्या करते हैं, पास होने देते हैं एक्सरेज को पास होने देते हैं। जैसे कि रेडियोल्यूसेंट के एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, एयर, लंग्स। तो ये कैसे दिखाई देंगे हमें, ब्लैक। दैट इज इसमें भी ऑप्शन नंबर बी पे ब्लैक है तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन टाइम, मतलब कि मोस्ट कॉमनली जो कॉन्ट्रास्ट का रिएक्शन है वो कॉन्ट्रास्ट देने की कितनी देर में आ जाएगा, मतलब पेशेंट की बॉडी में कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेट करने के कितनी देर बाद हमें मोस्ट कॉमनली कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन आ जाता है। वैसे तो भाई डिपेंड करता है, लेकिन वो होता है ना कि भाई 90% लोगों में इमीडिएटली आ जाता है, कुछ में 24 आवर्स, कुछ में 48 आवर्स, और बहुत ही लेस देन 0.1% में 1 वीक। तो ये बोल रहा है मोस्ट कॉमनली कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन टाइम क्या रहता है, इमीडिएट, 24 आवर, 48 आवर्स या 1 वीक। तो कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन मोस्टली मिनट्स के अंदर ही आ जाता है, दैट इज़ इमीडिएट, मतलब विद इन 15 to 20 मिनट्स ही मोस्ट कॉमनली कॉन्ट्रास्ट का रिएक्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी सेफेस्ट इमेजिंग। प्रेगनेंसी में सेफेस्ट इमेजिंग कौन सी होगी, सिटी, एक्सरे, पेट। तो ये तीनों ही क्या कर रहे हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट कॉन्ट्रास्ट तो बिल्कुल गैडोलिनियम अवॉइड हो गई, तो प्रेगनेंसी की सेफेस्ट इमेजिंग कौन सी हो गई हमारी, एमआरआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरआई नॉइज ड्यू टू। एमआरआई के अंदर जो नॉइज़ है वो किस वजह से हो रहा है, तो एमआरआई के अंदर जो नॉइज़ है वो किस वजह से हो रहा है भाई, जो ग्रेडियंट कॉइल्स हैं, जो ग्रेडियंट कॉइल्स है वो रैपिडली ऑन ऑफ हो रही है, ऑन ऑफ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन, लाउड नॉइस क्रिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ग्रेडियंट कॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसजी फ्रिक्वेंसी रेंज। यूएसजी कितनी फ्रिक्वेंसी रेंज हम यूज़ कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर, तो 1 to 3 मेगाहर्ट्ज, 3 to 15, 15 to 30, मोर देन 30। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, 3 से 15 मेगाहर्ट्ज, एंड फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन, मतलब कि हाई फ्रिक्वेंसी सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, लो फ्रिक्वेंसी डीपर पेनिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, सीआर प्लेट इरेज्ड बाय। सीआर प्लेट इरेज किससे होगी, एक्सरे, इरेजर, वाइट लाइट या यूवी लाइट। ठीक है, जैसी इमेज रीड आउट होगी तो पीएसपी प्लेट को वाइट लाइट इरेज किया जाता है। ठीक है, वाइट लाइट यूज़ करते हैं हम इरेज के लिए। क्यों करते हैं भाई इरेज, जो प्रीवियस एक्सपोजर्स जो थे उसको पूरी तरीके से इरेज करते हैं, किसकी मदद से, वाइट लाइट की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोजर इंडेक्स इंडिकेट। एक्सपोजर इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है, तो एक्सपोजर इंडेक्स हमें बताता है कि डिटेक्टर को कितनी रेडिएशन मिली। ठीक है, डिटेक्टर को कितनी रेडिएशन मिली।
तो एक्सपोजर इंडेक्स इंडिकेट पेशेंट डोज, इमेज कॉन्ट्रा, इमेज ब्राइटनेस, पोजिशनिंग। तो देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये बताता है डिटेक्टर को कितनी रेडिएशन मिली, तो इनडायरेक्टली क्या बता देगा ये हमें पेशेंट डोज, इनडायरेक्टली हमें क्या बता देगा पेशेंट डोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर लंग नोड्यूल्स, लंग नोड्यूल्स के डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन या गोल्ड स्टैंडर्ड इमेजिंग मॉडलिटी कौन सी हो जाएगी? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास एक्सरे, दूसरा है यूएसजी, सिटी या फिर एमआरआई। तो जो सिटी, ठीक है, सिटी क्या देगा हमें, हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन देगा, हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन देगा, जिसकी वजह से ये जो स्मॉल नोड्यूल्स भी डिटेक्ट हो जाती है ना, जो छोटी छोटी नोड्यूल्स है लंग की वो भी डिटेक्ट हो जाएगी सिटी के अंदर, जैसे एचआर सिटी हो गया, लंग्स के लिए करते हैं जो हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर मेनली कंटेन्स, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर में मेनली क्या होता है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिस्टल, दूसरा है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, तीसरा है सेमीकंडक्टर क्रिस्टल या ऑप्टिकल फाइबर्स। तो बिल्कुल अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसका मेन कंपोनेंट होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। क्या करता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में, मतलब वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इसके, जैसे कि क्वार्ट्स यूज़ करते थे हम पहले, अब हम मेनली यूज़ कर रहे हैं PZT, डेट इज़ लेड जिरकोनेट टाइटेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियर फील्ड इन अल्ट्रासाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड, नियर फील्ड, नियर फील्ड का मतलब क्या हो गया, ट्रांसड्यूसर के पास का जो एरिया है, ठीक है, इस नियर फील्ड मतलब ट्रांसड्यूसर के पास का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं नियर फील्ड, डेट इज़ फ्रेंसल जोन। क्या होता है इसमें, इस एरिया में जो बीम है वो यूनिफॉर्म और इंटेंस होती है, ठीक है, इस एरिया में बीम कैसी होती है, यूनिफॉर्म एंड इंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फार फील्ड इन अल्ट्रासाउंड इज नोन एज, फार फील्ड क्या हो जाती है, फार फील्ड में क्या हो जाती है, बीम डाइवर्स हो जाती है, अच्छा, और नियर फील्ड में कन्वर्स हो जाती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, बीम डाइवर्स हो गई फार फील्ड के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, फार फील्ड को हम फ्रोनहोफर जोन, ठीक है, नियर जोन फ्रेंसल जोन, और जो दूर वाला जोन है फार फील्ड दैट इज फ्रोनहोफर जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सियल रिजोल्यूशन इन अल्ट्रासाउंड डिपेंड्स ऑन, अल्ट्रासाउंड के अंदर जो एक्सियल रिजोल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है, बीम विड्थ, पल्स रेट, पल्स लेंथ, पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी या फिर गेन, ठीक है। एक्सियल रिजोल्यूशन होता क्या है, एक्सियल रिजोल्यूशन हो जाता है डेप्थ डायरेक्शन में, जब हम दो स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशियलिटी पहचान सकते हैं, दैट इज़ एक्सियल रिजोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पल्स रेट, डिपेंड्स ऑन, पल्स लेंथ पे डिपेंड करेगा, अगर शॉर्टर पल्स लेंथ है, अगर पल्स लेंथ छोटी है तो मतलब एक्सियल रिजोल्यूशन अच्छा है, बेटर एक्सियल रिजोल्यूशन। और अच्छा, और एक चीज़ और ये भी देख लेते हैं, बीम विथ किस पे हो, पल्स लेंथ एक्सियल रिजोल्यूशन, और एक और रिजोल्यूशन होता है अल्ट्रासाउंड के अंदर लैटरल रिजोल्यूशन, तो बीम विथ लैटरल रिजोल्यूशन से रिलेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा वही आ गया, लैटरल रिजोल्यूशन इम्प्रूव्स विद, लैटरल रिजोल्यूशन कैसे इंप्रूव होगी, तो अभी मैंने ये तो बता दिया बीम विथ। तो लैटरल रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है, साइड बाय साइड स्ट्रक्चर्स को जब हम दो डिफरेंट स्ट्रक्चर को अच्छे से देख सकते हैं, दैट मीन्स लैटरल रिजोल्यूशन। तो लैटरल रिजोल्यूशन इम्प्रूव्स विथ नैरो बीम विथ, ठीक है, एंड एक्सियल रिजोल्यूशन इम्प्रूव्स विथ शॉर्टर पल्स लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटीन्यूएशन इन अल्ट्रासाउंड इंक्रीजेज विथ, अल्ट्रासाउंड के अंदर जो एटीन्यूएशन है वो कैसे इंक्रीज होगा, पहला ऑप्शन है लो फ्रिक्वेंसी, दूसरा है हाई फ्रिक्वेंसी, तीसरा है शॉर्ट पार्ट, चौथा है फ्लूइड मीडियम। तो अगर मैं बात करूँ एटीन्यूएशन के अल्ट्रासाउंड के अंदर, तो एटीन्यूएशन क्या हो जाता है अल्ट्रासाउंड में, क्या हो जाएगा, साउंड एनर्जी का लॉस, साउंड एनर्जी लॉस को हम क्या बोल देंगे, एटीन्यूएशन। अगर हाइयर फ्रिक्वेंसी है देन मोर एटीन्यूएशन, एंड लेस पेनिट्रेशन,
पेनिट्रेशन के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी, इसलिए डीप ऑर्गन्स के लिए हम लो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं. तो एटेन्यूएशन इन अल्ट्रासाउंड इंक्रीजेज विथ हायर फ्रिक्वेंसी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमआरआई सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम. एमआरआई सिग्नल किससे जनरेट हो रहा है? तो एमआरआई मेनली हाइड्रोजन प्रोटॉन्स पर काम करते हैं. ह्यूमन बॉडी में वाटर और फैट ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोजन एबेंडेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है. तो एमआरआई सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम प्रोटॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 डिग्री रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स कॉजेज. 90 डिग्री रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स क्या करेगा? लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, T1 डीके या T2 रिकवरी. तो नेट मैग्नेटाइजेशन को लॉन्गिट्यूडनल से ट्रांसवर्स प्लेन में ले आता है 90 डिग्री RF पल्स. ठीक है, सिग्नल जनरेशन स्टार्ट होता है, दैट इज ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिन इको सीक्वेंस यूजेस. स्पिन इको सीक्वेंस क्या, कितनी RF पल्स, कौन से एंगल RF पल्स यूज़ करेगा? 30 डिग्री RF पल्स, 90 डिग्री, 60 डिग्री RF पल्स, 90 एंड 180 डिग्री RF पल्स, या फिर ग्रेडियंट ओनली. तो अगर मैं बात करूँ स्पिन इको सीक्वेंस की, तो ये 90 डिग्री पल्स यूज़ करेगा एक्साइटेशन के लिए, और 180 डिग्री पल्स यूज़ करेगा, इको बनाता है, डी फेजिंग करेक्ट करता है. ठीक है, क्या होता है इससे? मोशन एंड फील्ड इन होमोजेनिटी आर्टिफैक्ट्स कम होते हैं. तो स्पिन इको यूजेस 90 डिग्री एंड 180 डिग्री RF पल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, T1 रिलैक्सेशन इज ऑल्सो कॉल्ड. T1 रिलैक्सेशन को हम और क्या बोलते हैं? T1 रिलैक्सेशन को हम और क्या बोलते हैं? स्पिन रिलैक्सेशन, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, या फिर फ्री इंडक्शन टिके. तो T1 में क्या हो जाता है? एनर्जी लॉस टू लैटिस. ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन वापस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आती है, दैट मीन्स T1 क्या होता है? T1 रिलैक्सेशन, स्पिन लैटिस, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिटी कॉन्ट्रास्ट मेनली एनहांस. सिटी कॉन्ट्रास्ट मेनली क्या एनहांस करेगा? बोन डेंसिटी, सॉफ्ट टिश्यू डिफरेंशिएशन, एयर स्पेसेस, या फिर मेटल आर्टिफैक्ट. तो सिटी कॉन्ट्रास्ट मेनली एनहांसेस सॉफ्ट टिश्यू डिफरेंशिएशन. कैसे होगा भाई? सिटी कॉन्ट्रास्ट, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लड वेजल, ट्यूमर्स, ऑर्गन्स को क्लियरली डिफरेंशिएट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर पिच इन सिटी रिजल्ट इन. अगर सिटी में अगर हायर पिच हम यूज़ कर रहे हैं तो डोज बढ़ेगी, स्कैन टाइम घटेगा, रिजोल्यूशन बढ़ेगा, या मोर मोशन आर्टिफैक्ट. तो देखो पिच का फॉर्मूला क्या होता है? टेबल मूवमेंट अपॉन स्लाइस थिकनेस. ठीक है, तो अगर हायर पिच है तो टेबल क्या हो रही है? अब फास्ट मूव कर रही है. टेबल फास्ट मूव कर रही है तो स्कैन टाइम भी कम होगा और डोज भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज स्कैन टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट अकर्स ड्यू टू. पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट किसकी वजह से होंगे? तो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट क्या होता है? जब एक ही स्लाइस में अलग अलग टिश्यू आ जाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज आ जाएंगे, तो क्या हो जाता है? एवरेज डेंसिटी बन जाती है. ये कैसे? ये क्या हो जाती है? आर्टिफैक्ट. और इस आर्टिफैक्ट को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट. तो थिक स्लाइस जो होती है, उसमें पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट आते हैं. दिस इज ऑप्शन नंबर बी. कैसे? क्योंकि थिक स्लाइस है तो उसके अंदर ज़्यादा डिफरेंट टिश्यूज आ सकते हैं. ठीक है, थिन स्लाइस में तो नहीं आएंगे. थिन स्लाइस तो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट को कम करेगा, लेकिन अगर थिक स्लाइस है तो एक ही स्लाइस में डिफरेंट इश्यूज आ गए, एवरेज डेंसिटी बन गई, और फिर क्या हो गए? पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट्स अराइज हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो देखो ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट आपको USG में भी दिखेंगे, सिटी में भी दिखेंगे, और MRI में भी दिखेंगे, बस एक्सरे में नहीं दिखेंगे. लेकिन हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? अब इसने पूछ लिया, एक ही हमें रिप्लाई देना है. ठीक है, तो ये USG सिटी, इसके अंदर क्या होता है? लेस प्रोमिनेंट होता है. ठीक है, लेकिन जो
एमआरआई है। एमआरआई के अंदर क्या होता है, ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट कॉमन फिनोमिनन है। एमआरआई के अंदर पर्टिकुलरली कौन सी सीक्वेंसेस में होता है, ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में, ग्रेडियंट इको सीक्वेंस मतलब कि एक्चुअल स्ट्रक्चर से लार्जर हमें दिखाई देगा, ठीक है, जो कि ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट्स में ऑफनली ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ होगा। सिटी में बात कर लूँ तो कैल्सिफिकेशन के साथ, लेकिन ये मोर प्रोमिनेंट मतलब सबसे ज़्यादा किस में देखा जाता है, ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट एमआरआई के अंदर, ठीक है। इट appears as an area of signal hyperdensity that is larger than the actual structure it represent and often seen with blood products, calcification और metal artifacts too, ठीक है। और एमआरआई के अंदर पर्टिकुलरली कहाँ दिखेगा ये आपको, ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में, बिकॉज इट डील्स विथ माइक्रोब्लीड्स। माइक्रोब्लीड्स में हम ग्रेडियंट इको सीक्वेंस ही होते हैं, तो इसके अंदर जो ब्लड प्रोडक्ट्स आ गए, तो ये जो ब्लड प्रोडक्ट्स हमें कैसे दिखाई देंगे, अपनी एक्चुअल साइज से ज़्यादा दिखाई देते हैं, ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं, तो इसको हम ब्लूमिंग आर्टिफैक्ट बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली एमआरआई में ही हमें ये दिखता है एज़ कम्पेयर टू यूएचजीसीटी, बाकी होता सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट इज सीन इन, तो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट आपको किस में दिखाई देंगे, तो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट स्पेसिफिक आर्टिफैक्ट है एमआरआई का। It occurs due to difference in resonant frequency of water and fat protons when placed in magnetic field, water and fat protons। तो ये किसके देखा जाएगा, हमें एमआरआई में दिखेगा हमें केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड एक्सिस रिजोल्यूशन इन सिटी डिपेंड्स ऑन, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, फैट और वाटर की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अलग होती है, तो बाउंड्री पर हमें मिस रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो क्या हो जाता है, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट है हमारा जेड एक्सिस रिजोल्यूशन इन सिटी डिपेंड्स ऑन, कंप्यूटर टोमोग्राफी के अंदर जो जेड एक्सिस रिजोल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है, मैट्रिक्स साइज, स्लाइस थिकनेस, केवीपी, विंडो लेवल। तो जेड एक्सिस रिजोल्यूशन बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्रिएटिव दिखाएगा, थिन स्लाइस बेटर जेड एक्सिस रिजोल्यूशन देता है, ठीक है, थिन स्लाइस बेटर जेड एक्सिस रिजोल्यूशन, दैट मीन्स जेड एक्सिस रिजोल्यूशन इन सिटी डिपेंड्स ऑन स्लाइस थिकनेस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आज की मैराथन क्लास के टोटल 101 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, बट स्टिल अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है, ठीक है, क्योंकि मेरा भी कंटिन्यूटी सी चलता जा रहा था, हो सकता है कुछ भी डाउट हो, किसी भी तरीके की मुझसे गलती हो गई हो, कैसा भी हो, या जैसा भी रिव्यू है, जैसा भी फीडबैक है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो भी आप ज़रूर कमेंट करना, जिससे कि मैं आगे और मैराथन क्लास बनाऊँ नहीं बनाऊँ इसका भी मुझे आइडिया लगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट on this video. Thanks for watching. ओके, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जिसको भी एस्पायरेंट्स का कोर्स खरीदना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो जल्दी से लिंक पे क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को एक्सप्लोर करें। Thank you.